जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि कल के लेक्चर में हमने जो हमारा कॉरपोरेशन टैक्स का पहला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। दैट वाज आपकी कैप्लन की बुक्स के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 13 था। ठीक है। और इसका जो नाम था वो कॉरपोरेशन टैक्स था, जिसमें हमने तमाम बेसिक बातों के बारे में पढ़ा जो कि यूज होंगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है। उसकी हम एक टेस्ट दो टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग्स मैं आपको आज के इस ब्रीफ से लेक्चर में बताऊंगा, जिसको एज अ बेस आपने यूज करके अपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो इस चैप्टर से रिलेट करेंगे बिफोर वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स। ठीक है। चलिए जी, हम जो आज सबसे पहले काम करेंगे दैट इज योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 15 फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। आप अपने पास जो है ये इसको सेपरेटली बुक में जरूर ओपन करें। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा स्क्रीन को स्विच करना बार बार। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपने अपने पास जो है वो चैप्टर नंबर 13, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चैप्टर 13 आपने ओपन करना है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 15 जो है ये आपकी है। और इसका जो नाम है वो जीरोनीमो लिमिटेड है हमारे पास। नीमो लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले आपने जो ये कंपनी है उसका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और फिर आपने कॉरपोरेशन टैक्स भी आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है इसकी पहली वाली रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि आप अपने पास पढ़ें, दैट इज कैलकुलेट द जीरोनीमोस लिमिटेड टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक इंडिविजुअल का टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते होते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा, आपने एक्सेल में भी इसी तरीके से जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो आपने सॉल्व करने हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। अब देखो, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए उसने आपको एक फिगर दी हुई है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। वो स्टार्ट होनी चाहिए प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स से, जो कि आपके पास कितना है, 652,580। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हमारे पास जिससे हमने स्टार्ट करना है। आप कैप्स लॉक मत यूज कीजिएगा। ठीक है। मैं वैसे जो है वो आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 652,780, जो हमारे पास क्या है, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है। सॉरी, 652,580 है। अपॉलॉजी, 652,580 हमारे पास जो है वो ये आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इसके बाद हमने क्या करना है कि एक सेकंड जरा मुझे प्लीज दे दें। अच्छा, चलें जी। तो देखें, अब आपको ये जो फिगर दी हुई है ये आपकी अगर आप रेस्टोरेंट अंडरस्टैंडिंग 15 देखें, अपने सामने ओपन करें उसको, तो मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। ये आपका कैप्लन बुक का पेज नंबर है 467। तो आप इसको जरूर अपने पास जो है वो ओपन कर लें। ठीक है। दैट इज पेज 467। लाजमी एक साइड पे ओपन कीजिएगा, साथ साथ मेरी आवाज जो है वो आप सुनते रहें। चलें, अब देखें कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस आपको 652,580 दिया हुआ है। हमने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट की तरफ जो है वो जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम उन तमाम चीजों को ऐड बैक कर देंगे जो टैक्स पर्पस के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास जो अ, यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जो सबसे पहले इम्पेयर्ड डेट्स की जो बात यहाँ पर की हुई है, उसका नोट नंबर 1 आप देखें कि इम्पेयर्ड डेट्स में जो ट्रेड डेट्स राइट ऑफ हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 19,890 पाउंड्स के। लोन टू कस्टमर जो राइट ऑफ हो रहा है वो 600 का हो रहा है। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर ट्रेड डेटर्स जो है वो 18।
70 का है। तो देखें जी, ये तमाम चीजें आपकी ट्रेडिंग से रिलेट कर रही हैं, एंड एज एन एक्सपेंस ये ऑलरेडी आपके प्रॉफिट से माइनस हो चुकी हैं। तो आपने इनको एडजस्ट नहीं करना, बल्कि ये जो 22,360 की फिगर है, ये आपने माइनस मतलब ये एडजस्ट नहीं करनी। इसकी जगह आप सिंपल क्या लिखेंगे, आप यहां पर हेडिंग देंगे इम्पेयर्ड डेट्स की, ठीक है। और यहां पर आपने क्या करना है, जीरो ऐड कर देना है कि भाई ये एडजस्ट नहीं होगा, ये ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। इम्पेयर डेट्स में से सिर्फ आपने जो ट्रेडिंग के डेट्स होते हैं वही आपके माइनस करने हैं। तो लोन टू कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट ऑफ और अलाउंसेस, ये तमाम आपके ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं। चले जी, इम्पेयर डेट्स के बाद डेप्रिसिएशन, आई गेस ये आपका एक मुफ्त का हाफ नंबर है जो आप, या वन नंबर जो आप गेन कर सकते हो, इसको ऐड बैक करवाओ डेप्रिसिएशन को, क्योंकि ये अलाउड नहीं होती। तो 83,320 आपका ऐड बैक हो जाएगा। तो आप यहां लिखो, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डेप्रिसिएशन सिर्फ लिख रहा हूं। 83, फिगर भूल गया, एक सेकेंड, 83,320 ये आपकी एड बैक हो गई। ठीक है जी। चलें, इसके बाद आगे चलते हैं। गिफ्ट्स एंड डोनेशन में उसने नोट नंबर 2 आपको दिया हुआ है। वो क्या कहता है, कहता है डोनेशन टू नेशनल चैरिटी। डोनेशन टू नेशनल चैरिटी आपकी क्या होती है, आपकी अलाउड नहीं होती। डोनेशन टू लोकल चैरिटी आपकी अलाउड होती है। तो डोनेशन टू नेशनल चैरिटी, ये ट्रेड इंडिविजुअल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया गया था। तो आपने क्या करना है, आपने डोनेशन टू नेशनल चैरिटी जो है वो क्या करना है, वो ऐड बैक कर देना है, दैट इज 1800। और जो डोनेशन टू लोकल चैरिटी उसने नीचे दिया हुआ है, वो तो माइनस हुआ हुआ है, वो अलाउड है, उसकी जगह जीरो लिखो। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद गिफ्ट्स टू कस्टमर, फूड हैम्पर्स कॉस्टिंग 40 पाउंड ईच। देखो जी, गिफ्ट्स टू कस्टमर आपके तब अलाउड होते हैं जब वो आपके ब्रांड की, आपके बिजनेस की मार्केटिंग को कैरी ऑन करते हैं, उन पे ब्रांड इमेज जो है स्टैम्प्ड होती है। और स्पेसिफिकली जो फूड एंड ड्रिंक आइटम्स है वो अलाउड नहीं होते। तो आपके ये जो फूड आइटम्स हैं, इनको ऐड बैक करो 1000 से। तो आप सिंपली यहां पर क्या करो, यहां पर लिखो गिफ्ट्स और ब्रैकेट में लिखो फूड, यहाँ का यहां पर लिख दो 1000। ठीक है, मुझे बस एक मिनट दे दें प्लीज। ओके जी, चलें। तो यहां तक आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें ऐड बैक हो गई हैं। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। आई गेस ये मुश्किल बात नहीं थी यहां तक, अगर आपने ये चीज पढ़ी हुई है तो आपको ये चीजें समझ में आती होंगी। अब नोट नंबर 3 की तरफ आ जाए, दैट इज प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल फी के बारे में वो क्या कहता है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिट फी, आई गेस ये हाफ नंबर आपको फ्री का मिल सकता है, ये अलाउड होती है अकाउंटेंसी एंड ऑडिट फी। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप जीरो लिखते हैं। लीगल फी, a legal fee is the renewal of a 20 sorry legal fee for the renewal of a 20-year प्रॉपर्टी लीज 2400, ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी अलाउड होती है, ये लीगल फी में कंसिडर होता है। लीगल फी इन कनेक्शन ऑफ लोन नोट्स, ये भी आपका क्या होगा, आपके अलाउड एक्सपेंस कंसिडर हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है कि ये जो प्रोफेशनल फी वाला नोट 3 है, ये सारे का सारा आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो कंसिडर हो जाएगा। तो आप यहां पर बस सिंपल अलग देखो, जब तीनों जीरो कंसिडर हो रहे फिर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। प्रोफेशनल फी लिखो, प्रोफेशनल फीस, और यहां पर बस जीरो लिख दो। ठीक है, प्रोफेशनल फीस में वो तीनों चीजें जीरो आ जाएंगी। अच्छा, फिर प्रोफेशनल फी के बाद की अगर हम बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी, प्रोफेशनल फी के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर। अच्छा जी, स्टाफ पार्टी की बात करते हैं जी। पार्टियां शार्टियां हो रही हैं,
स्टाफ पार्टी में वो कहता है कि द स्टाफ पार्टी फॉर एम्प्लॉयज ओनली, एम्प्लॉयज की सिर्फ पार्टी है, ये एक बात याद रखिएगा। और पर हेड कॉस्ट कितनी है, पर हेड 200 कॉस्ट है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो स्टाफ क्रिसमस पार्टीज होती हैं या ऐसे जितनी भी पार्टीज होती हैं उन सब पर लगने वाला एक्सपेंस अलाउेबल एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो वो आपने पर हेड भी अमाउंट याद रखनी है कि वो कितनी अमाउंट आप तक वो अलाउड होगी। उससे ज्यादा अगर अमाउंट लग रही है तो फिर वो अलाउड नहीं होती, वो डिसअलाउड हो जाती है। यहाँ पर 200 जो है वो उस अलाउड कैटेगरी में आता है। तो आपने ये जो स्टाफ पार्टी हो जाएगी ये आपकी स्टाफ पार्टी अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखो स्टाफ पार्टी और यहाँ पर लिख दो 0, ठीक है। चल आगे चलते हैं। स्टाफ पार्टी के बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है। स्टाफ पार्टी के बाद जी रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स की बात हम करते हैं। नोट नंबर 5 पे आ जाएं। वो कहता है द फिगर ऑफ 42,310 फॉर रिपेयर्स इंक्लूड 6,200 फॉर रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ अ वॉल दैट वाज नॉक्ड डाउन बाय अ लॉरी, ठीक है। इस पे आपने एक ऐसी वॉल रिप्लेस की है जो एक गाड़ी ने तबाह कर दी थी। तो ऑब्वियसली बात है ये एक ट्रेडिंग एक्सपेंस कंसिडर होगा। वो मतलब एक वो जो दीवार है वो फैक्ट्री वगैरह की ही कंसिडर की जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लिखें कि रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल, और उसका 0 यहाँ पर डाल दें कि वो एड बैक नहीं होगा। फिर इसके बाद वो कहता है कि आपकी जो 12,200 जो है वो एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है। ये तो आपका क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा। तो इसका मतलब है ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ये कैपिटल गेन्स वगैरह सेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। तो आप इसको यहां पर ऐड बैक करें। ऑल्दो ये एक अलाउड ट्रेडिंग एक्सपेंस है लेकिन ये कैपिटल से रिलेट करता है, ये ट्रेडिंग से रिलेट नहीं करता। तो यहां पर क्या, यहां पर आप लिख दें बिल्डिंग एक्सटेंशन, ठीक है जी। बिल्डिंग एक्सटेंशन कितने की है, 12,200 की, वो एड बैक आपका हो जाएगा। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कोई मुश्किल की चीज नहीं है, अगर आपने रीडिंग की होगी, आपने कुछ चीजें याद होगी तो बहुत आसान आपके लिए ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है जी। चलें इसके बाद हम बात करते हैं, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग भी हो गया। अच्छा इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद द एक्सटेंशन वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन, अच्छा ठीक है जी, उसका कोई इतना मसले की बात नहीं है, चलें आगे देख लें। अच्छा जी, फिर वो कहता है अदर एक्सपेंसेस ऑल अलाउेबल। तो ऑल अलाउेबल है तो बस सीधा सीधा आप क्या करें, यहां पर लिख दें अदर एक्सपेंसेस ऑल अलाउेबल है, तो बस यहां इसको 0 करते हैं, ठीक है जी। चलें उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो है वो कंसिडर हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप बेशक लिखना चाहें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दें, नहीं लिखना चाहें तो कोई मसले की बात नहीं है, हम डायरेक्ट सारा भी कर सकते हैं। चलिए जी बैंक इंटरेस्ट की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। नोट नंबर 6 पे चले जाएं। कहता है द बैंक इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2025। बैंक डिपॉजिट्स आर हेल्ड फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस। देखो इसमें अब दो बातें। नंबर वन, एक तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो आपका अलाउड नहीं होता, ठीक है। यानी उसको आपने जो है यूं कह लो कि वो आपका ट्रेडिंग से जो है वो रिलेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। यहां पर उन्होंने ऐड किया हुआ है। दूसरा उन्होंने यहां लिख दिया है कि वो नॉन ट्रेडिंग पर्पस था। तो नॉन ट्रेडिंग पर्पस का मतलब है कि वो तो ट्रेडिंग में आएगा ही नहीं। ट्रेडिंग का अव्वल तो होता भी नहीं है रिसीवेबल्स, जो बैंक इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप यहां से क्योंकि ये रिसीव हो रहा था, आप बैंक इंटरेस्ट यहां से माइनस करोगे। और सॉरी कितनी अमाउंट थी माइनस की, 2,800। तो -2,800 आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। चलें बैंक इंटरेस्ट के बाद जो अगली चीज है हमारे पास दैट इज लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट नोट नंबर 7 पे आ जाएं। द फिगर फॉर लोन इंटरेस्ट रिसीव्ड इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। एक्रूड आपका 5,500 का था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास रिसीव्ड 30 जून 2024 को 11,000 रिसीव्ड, फिर 24 टोटल मतलब 2,000 का हो गया। और वो सारे का सारा क्या था, द लोन वाज मेड फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस। तो उसे साफ लिख दिया है जब वो नॉन ट्रेडिंग पर्पस है तो आपने ऐड नहीं करना, आपने माइनस करना है क्योंकि वो ऐड हुआ हुआ है। तो आप लिखो लोन नोट्स
जो कि नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए थे, तो -22,000 आपने यहां से कर दिया। ठीक है, चलें। इसके बाद हमारे पास जो है वो अगला क्या आ जाता है, डिविडेंड्स। नोट नंबर 8 पर आ जाएं। द डिविडेंड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड यूके कंपनीज। तो याद रखो डिविडेंड्स तो कभी आते ही नहीं है आपके, तो वो जो डिविडेंड होगा वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो वो भी जो आपका अमाउंट कितनी है डिविडेंड की, ये है 36,000, पूरे का पूरा माइनस हो जाएगा, उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। तो डिविडेंड आपके कितने आ जाएंगे, -36,000। आई होप सो यहां तक आपको तरीका भी पता चल रहा होगा, यहां तक आपको बात भी समझ में आ रही होगी। आपने एज इट इज जो है वो चीजें, सॉरी, आपने एज इट इज जो है वो चीजें एग्जाम में लेकर जानी है। जो चीज नहीं एप्लीकेबल उसकी जगह आपने उसको इग्नोर नहीं करना, उसकी जगह आपने क्या करना है, उसकी जगह आपने जीरो डाल देना है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी, पॉइंट नंबर 9 की तरफ आ जाएं अब आप। वो कहता है जीरो नीमो लिमिटेड रेज्ड फंडिंग थ्रू लोन नोट्स ऑन 1 मई 2024। लोन वाज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। देखो अगर लोन ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो उस पर पे होने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए अलाउड होगा। आप सीधा सीधा, अब देखो उन्होंने इंटरेस्ट पेएबल ऊपर क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट पेएबल माइनस कर दिया हुआ है ऑलरेडी। आप इसको मजीद माइनस नहीं करोगे, आप यहां पर जीरो लिख दो क्योंकि ये अलाउड है। तो इंटरेस्ट पेएबल, ओहो, पेएबल आप यहां पर लिख दो जीरो। ठीक है, चलें आगे आ जाएं। अब अगली बात जो है वो आ जाती है प्लांट एंड मशीनरी पर। ये चीज आपको कैपिटल अलाउंसेस को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2024 द टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मेन पुल, ओपनिंग वैल्यू उसने दे दी है £66,000। There were no purchases or sales of plant and machinery during the year ended 31st March। बहुत आसान उसने करके दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो सीधा सीधा 66,000 होगा, इस पर आपने 18% का क्या लगाना है, रिटन डाउन अलाउंस आप सिंपली लगा दो, क्योंकि वही अलाउंस आपका होगा। तो आप 66,000 का 18% ले लो, जो भी आंसर आता है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखो कैपिटल अलाउंस, और यहां पर ना आप ब्रैकेट में लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसकी वर्किंग आप इधर शो कर दो बेशक। वो कितना था, सॉरी, ये थी £66,000। £66,000 को मल्टीप्लाई करोगे 18% के साथ। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, यहां पर मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ, 66,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो ये आपका आ रहा है 1180। ये आपका कैपिटल अलाउंस जो है वो माइनस हो जाएगा। अच्छा ये याद रखता है, ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, कैपिटल अलाउंस जो है वो आपका माइनस हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब जो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पर करनी है और समझनी है, जो मैक्सिमम आप लोग भूल जाएंगे हो सकता है, वो आपका जो है वो स्ट्रक्चर्ड बिजनेस अलाउंस है। और स्ट्रक्चर्ड बिजनेस अलाउंस जो है वो आपका नोट नंबर 7 अगर आप यहाँ पर पढ़ें अपने पास तो उससे रिलेट करेगा। नोट नंबर 7 देखें, जो आपका लोन इंटरेस्ट की जहां पर हमने बात कही थी। ठीक है, लोन इंटरेस्ट के बारे में आप देखो यहां पर कि वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, सॉरी, लोन इंटरेस्ट जो है, सॉरी ये मुझसे पॉइंट उल्टा हो गया। आपने ये जो आपका किधर वो एक्सटेंशन किधर है, बैंक वाली, सॉरी बिल्डिंग वाली, ठहरे, हाँ सॉरी, पॉइंट नंबर 5, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। उसमें वो जो ये कहता है ना कि ये जो हमने बिल्डिंग न्यू एक्सटेंशन की है बिल्डिंग की 12,200 की, और ये कंस्ट्रक्ट कब हुई थी, ये 15 अक्टूबर 2024 को कंस्ट्रक्ट हुई थी, और इस्तेमाल में कब आई गई, 1 जनवरी 2025। तो याद रखना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है वो तो आपकी अलाउेबल नहीं होगी क्योंकि वो कैपिटल है। तो इस पर आप स्ट्रक्चर्ड बिजनेस अलाउंस जो है वो क्लेम, सॉरी, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस क्लेम कर सकते हो। वो अलाउंस आपको आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर मिलता है।
तो आपको वो कैसे अलाउंस होगा, उसका फॉर्मूला आपने जो है वो पढ़ा होगा। और इसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका मार्च एंड जो है वो, सॉरी, आपका महीना कब खत्म हो रहा है, सॉरी, साल आपका मार्च में खत्म हो रहा है, आपकी बिल्डिंग कब यूज में आई, जनवरी में। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। मैं यहाँ पर एक और हेडिंग देखो, कैपिटल अलाउंसेस। और यहाँ पर मैं जो हूँ ना हेडिंग दू, सॉरी, यहाँ पर ना मैं इसको लिखूंगा स्ट्रक्चर्ड बिजनेस अलाउंस, SBA, स्ट्रक्चर्ड बिजनेस अलाउंस। ठीक है, इसकी वर्किंग मैं कैसे करूंगा, इसकी वर्किंग ध्यान से देखिएगा कि जो बिल्डिंग थी 12,200 की, ठीक है, उसका आप ले लें जो आपका स्ट्रक्चर्ड बिजनेस अलाउंस है, और वो कितना है आप लोगों को पता होना चाहिए, 3% जो है वो है आपके पास। ठीक है, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। और कितने महीनों के लिए आपने बिल्डिंग इस्तेमाल की, 3 महीनों के लिए आउट ऑफ 12। तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो आपके पास जो आंसर मेरे पास आ रहा है दैट इज 92। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप 92 यहां से माइनस कर दें। ठीक है, तो ये रही आपकी टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन। अब आपने सीधा सीधा यहां पर क्या करना है, यहां पर बस लिख दें टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, बेशक बोल्ड में लिख दें, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, और इस पर आप फॉर्मूला लगा दें सम का, और सीधा सीधा सबको जो है वो कैलकुलेट कर दें यहां से। हाँ जी, बिल्कुल, ये इन्होंने सही बताया था, किधर गया, हाँ ये बस करें, आंसर आपका आ जाएगा 678,128। ये आपका जो है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है। एक सेकंड में बस मैच कर लूं, या आंसर इसका पीछे यही है। हाँ जी, यही आंसर है आपकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का, 678,128 जो है आपका, नहीं, सॉरी, एक सेकंड, ये आपका जो है वो, एक सेकंड दे दें, आई गेस मैंने कुछ चीज मिस कर दी है, मैं जरा इसको एक दफा दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पर मिस कर दी है। वो चीज ये थी कि अगर आप वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो आपको क्वेश्चन में लोन टू कस्टमर यहाँ पर एक दिया हुआ है। ठीक है, लोन टू कस्टमर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, नोट नंबर 1 में लोन टू कस्टमर जो है वो आपका नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए होगा। मैंने डेट्स वगैरह ठीक है, जो लोन टू कस्टमर है वो आपका नॉन ट्रेडिंग पर्पस होगा। तो मैं जरा यहाँ पर ना इसको मैं, चलिए आखिर में लिख देता हूँ, लोन टू कस्टमर वो आपका नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है, मतलब कि कंपनी का नॉर्मल रूटीन का काम तो नहीं है कस्टमर्स को लोन देना। तो ये जो 600 है ये आपका ऐड बैक हो जाएगा, तो अब आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया। अब देखें, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट के बाद हमने जो पार्ट नंबर बी है इसका वो सॉल्व करना है। और पार्ट नंबर बी कहता है कि आपने क्या कैलकुलेट करनी है, आपने कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है जी। बड़ी ही आसान है, जो आपने पढ़ लिया है वही आपका इसमें हमने टेस्ट करना है। और अब देखते हैं कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैसे इसकी कैलकुलेट की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, कॉरपोरेशन टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखना है। आप फुल फॉर्म लिखें, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, जो कि हमने ऊपर ये कैलकुलेट कर दिया, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया। फिर इसके बाद मैंने इंटरेस्ट इनकम लिखनी है। अब इंटरेस्ट इनकम मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट होगी, कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट आपको वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, वो सारी की सारी आपकी इंटरेस्ट इनकम कंसिडर होगी। तो क्वेश्चन में बैंक इंटरेस्ट आपको जो इंटरेस्ट रिसीव वाला जो सेक्शन है उसमें अगर आप देखें, ठहरें, हाँ,
ठीक हो गया। तो अब आपका ये जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव वाला जो सेक्शन है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, उसमें देखें कि अमाउंट कितनी आपको दी हुई है। बैंक इंटरेस्ट में 2800 रिसीव हो रहा है और लोन इंटरेस्ट में 22,000 रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या इंक्लूड यहाँ पर जो है वो हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट इनकम में मैं यहाँ पर वैसे हेडिंग दे रहा हूँ बैंक इंटरेस्ट, वो कितना था 2800। और जो लोन इंटरेस्ट, जो लोन नोट्स थे, लोन नोट्स या लोन इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट लिख देता हूँ, वो आपका था 22,000 का। ये दो चीजें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, 2800 एंड 22,000। इसके बाद जो है आपने याद रखना है कि जो आपने कस्टमर का लोन राइट ऑफ किया था वो आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, लोन टू कस्टमर रिटर्न ऑफ जो आपने किया था वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ कस्टमर लिख रहा हूँ। डेट जो है वो आपका 600 वो यहां से आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलें जी। फिर इसके बाद इंटरेस्ट इनकम के बाद क्वेश्चन में और क्या आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कोई प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स, वो इस तरीके से कुछ नहीं चीजें दी हुई। तो आप सीधा सीधा क्या करें, इसके बस टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें यहाँ पर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कर लें और इस पर सम का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, और ये आपका 702,928 जो है आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। इस टोटल प्रॉफिट में से आपने क्या अपनी क्यूसीडीज माइनस करनी है, वो भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्यूसीडी कितनी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 1800 की क्यूसीडी आपको दी हुई है। ठीक है, वो माइनस करें तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टैक्स, टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट टीटीपी आ जाएगा। तो वो सीधा सीधा माइनस करें, सम करें। ये आपका टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। अब देखें आपका जो टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट है वो क्या है, वो 7 लाख है। ये 2.5 लाख से ज्यादा है। तो आप सीधा सीधा इस पे कॉरपोरेशन टैक्स लगाएं, कितने का, आप इस पे कॉरपोरेशन टैक्स लगाएं 25% का। ठीक है, तो कॉरपोरेशन टैक्स आप सिंपली यहां पर कैलकुलेट कर दें, दैट इज दिस इनटू 25%। तो ये आपका कॉरपोरेशन टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप सो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 16 है वो अव्वल तो मैं यही चाहूंगा कि कोशिश करें कि, क्योंकि मैंने आपको पूरा एक प्रोफार्मा समझा दिया है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, अगर फिर ना सॉल्व हुई तो फिर मैं जरूर आपको समझाऊंगा। प्रोफार्मा उसका यही रहेगा। उसमें सिंपल जो फर्क है वो ये है कि पीरियड आपने 2 पीरियड ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। पहला भी इसी तरह पीरियड ऑफ अकाउंट बनाना है 12 महीनों का, और फिर उसके बाद इसी के साथ इस साइड पर आपने बाकी रिमेनिंग अकाउंट्स बना देने हैं। ठीक है, तो पहले इसकी वर्किंग करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, फिर उस पर जो है वो आप जाएं। कल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के, सॉरी नेक्स्ट सब जो चैप्टर है उसके लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।